हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम वनस्पति विज्ञान जो कि लुसेंट का अगला चैप्टर है, हम पिछले 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा ये अगला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पर प्लांटी जगत को बांटा गया है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। अब पुष्पोद्भिद पौधा क्रिप्टोगैमस क्या है। ये सब किंगडम है, प्लांटिक का सब किंगडम है क्रिप्टोगैमी। तो अब पुष्पोद्भिद पौधा किसे कहते हैं। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है, जैसे कि पहला थैलोफाइटा है। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह वनस्पति जगत का थैलोफाइटा। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़ तना एवं पत्ती में आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। अगला है शैवाल। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन युक्त ऊतक रहित आत्मपोषी ऑटोट्रोफिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। यहाँ पर थैलोफाइटा का विभाजन और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अल्वा, कारा, लेडोफोरा, ये शैवाल का है। लाभदायक शैवाल क्या है। भोजन के रूप में, किस रूप में, भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्वा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, प्यूकस, एक्लोनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाविना, केल्प आदि। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नमक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में कोलेरेला, एसिटिबुलेरिया, बेलोनिया आदि इनका प्रयोग किया जाता है। नोट क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। जल में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। शैवाल प्रस्फुटन जल की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कवक। अगला है कवक। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है। कवक काय लंबे अत्यंत महीन लगभग पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है, जिसे हाइफी कहा जाता है। कवक जाल बनाने के लिए कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। कवक हाइफी पतले नलाकार पारदर्शी सूत्र होते हैं, जो कई कवक या तंतु द्वारा जीव द्रव्य से भरे हैं और एक भित्ति से ढके होते हैं। कवक हाइफी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला एसेप्टेट हाइफी। इसमें केंद्रकीय विभाजन के समय कोर वॉल या सेप्टेट नहीं बनता है। इस तरह के हाइफी बहुकेंद्रित होते हैं। दूसरा है सेप्टेट हाइफी। इसमें केंद्रकीय विभाजन के बाद कोर वॉल या सेप्टेट बनते हैं। कोशिकाओं में एक या दो या कई केंद्रक हो सकते हैं। मशरूम कवक है। कुछ मशरूमों यानी छत्रकों में औषधीय, मनः प्रभावी, कीटनाशी एवं जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सवन रस्ट और स्मट से होती है। जो सवन होता है वो रस्ट और स्मट से होती है। इसके द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है, जैसे सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट,
गेहूं का किट्टू रोग, आलू की अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्जती, आलू की पछेला अंगमारी, कांकरों का डैपिंग रोग, इस तरीके के रोग कवक द्वारा फैलते हैं। यहाँ पर कुछ रोग हैं और इस कवक के नाम है जो रोग फैलाते हैं। जैसे कि दमा किस कवक के वजह से फैलता है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इस कवक के कारण दमा रोग फैलता है। अगला है एथलीट फुट, ये टीनिया पेडिस कवक की वजह से फैलता है। खाज एकेरस एस्केबीज, गंजापन टीनिया कैपिटिस कवक से फैलता है। दाद ट्राइकोफाइटान लिस्क्वासाई, इनकी वजह से फैलता है। और गन्ने का लाल अपक्षय रोग जो है वो कॉलेटोट्राइकम और फैल्केटम, इनसे फैलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सवाल जैसे कि क्लेडोमोनास डायटम, योलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा, लेमिनेरिया फ्यूकस, ये सभी। यहाँ पर आपको चित्र की मदद से समझाने की भी कोशिश की गई है कि आप चित्र अगर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में याद आ जाए। नोट, एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं। ये जो नोट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट कभी कभार एग्जाम में देखने को सीधा मिल जाता है। अगला है लाइकेन, यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। हेलोटिज्म इम्पोर्टेंट है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्ट ने किया। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है: एक कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल, लेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लोबेरिया, इरवेनिया रेमी बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलियस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकॉर्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? परमेलिया का। ये कुछ कवक एस्परजिलस, पेनिसिलियस और ये मुख्य लाइकेन। अभी हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे तब इसका चित्र देख सकते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया क्या है? इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की। 1683 ईस्वी। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहाक को कहा जाता है। एहरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। जीवाणु नाम किसने दिया? तो एहरनबर्ग ने। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने
कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। तो जन्म सिद्धांत किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। 1812 से 1892 ईस्वी तक लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। रेबीज का टीका किसने खोजा? लुई पाश्चर ने। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। छड़ाकार या छड़नुमा या बेलनाकार होता है। गोलाकार कोकस या गोलाकार या ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। सबसे छोटे जीवाणु कोकस यानी गोलाकार होते हैं। कोमा आकार या विब्रियो अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के होते हैं। उदाहरण के लिए विक्रिया कॉलेरी आदि। और अगला है सर्पिलाकार स्पाइरलम रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं। अगला हेडिंग है विषाणु। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की। किसमें की? तंबाकू के मौजिक रोग पर खोज के समय इन्होंने इस विषाणु की खोज की। इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण क्या हैं? ये कोशा रूप में नहीं होते, यानी कोशिका के रूप में संगठन नहीं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। अब सजीव जैसे लक्षण क्या हैं? इनमें न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी प्रकृति के आधार पर आपको परपोषी पता है। पहला है पादप विषाणु। इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। दूसरा है जंतु विषाणु। इसमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। और अगला है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। नोट: जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। रेट्रो विषाणु किसे कहते हैं? जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण यानी पाश्चराइजेशन करते हैं। इसमें 2 विधियाँ होती हैं। अधिक दिनों तक अगर सेफ रखना है तो 2 विधियाँ अपनानी होगी। पहला है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, LTH जिसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते रहें। और दूसरा तरीका है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, HTST। दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करते रहें। एनावीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा वेट्रिराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियाँ लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम तथा क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वो मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। मिट्टी के कणों के बीच जब स्थिरीकरण करते हैं तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एजोटोबैक्टर होते हैं, एजोस्पाइरलम होते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइज हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। तो आप भी ये विधि अपना सकते हैं। अगला है शीत संग्रहगार
यानी कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप -10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर न्यून ताप पर सामग्री का संचय करते हैं यहाँ कुछ तो छूटा नहीं, ये ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के रूप में है कि शीत संग्रहागार में न्यून ताप पर सामग्री का संचय करते हैं और किस ताप पर, ये इनके बीच में होना चाहिए। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें संचय करना चाहिए। अगला है हमारा ब्रायोटोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इसमें सनमहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं। स्पेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। तो कौन सा पौधा है भाई? स्पेगनम। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। इस ब्रायोफाइटा का यूज़ किया जाता है। स्पेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्पेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, जो बहुत उपयोगी है। स्पेगनम मॉस ये ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल। ये कुछ टेरिडोफाइटा अभी हम पढ़ने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म ये भी हम सब देखने वाले हैं, आप केवल चित्र देखें। टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। और हमने पिछले स्लाइड में जो पढ़ा उसमें विभेदित नहीं रहते। हमने थैलोफाइटा पढ़ा, उसमें विभेदित नहीं रहते, इसलिए वो अलग है, ये अलग है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में सनमहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि वहाँ पर सनमहन ऊतक रहित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल एवं फ्लोएम में सहकोशाएँ नहीं होती हैं। अगला है पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, फेनोरोगैमस। ये हमारा अगला सब किंगडम है। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 उप समूहों में बांट सकते हैं, एक नग्न बीजी, एक आवृत बीजी। नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं, बढ़ते क्रम में रहते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरोद्भिद होते हैं, जेरोटोफाइटिक होते हैं, जेरोफाइटिक। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परवेरेंस है, इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, तो इसे किसे सिकोया सेम्परवेरेंस को कहा जाता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। अनावृत बीजी जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा एवं मेटासिकोया है। ये जीवित जीवाश्म के रूप में है। जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नरयुग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं साइकस के, और ये जीवित जीवाश्म के अंतर्गत भी आते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है।
इसलिए साइकस को सागोपान कहते हैं। लकड़ी के रूप में चीड़, फर, सेडार, लार्च, साइप्रस सिक्वोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल के रूप में चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेइस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडस कॉस्ट तेल मिलता है। टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन के रूप में कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। अगला है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। आवृतबीजी पौधों का एक खास बात है कि जो फल होते हैं, बीज होते हैं, वो फल के अंदर होते हैं। ये आवृतबीजी इसे क्या कहा जाता है, आप देखें। इस चित्र की मदद से आप समझ सकते हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अंडाशय कहाँ होता है। इस उपसमूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला एक बीजपत्री पौधे, दूसरा है द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। ये कुल का नाम इनके और प्रमुख पौधों का नाम। पहला है लिलिएसी। इसमें जो प्रमुख पौधा है लहसुन और प्याज है। दूसरा है पाल्मी। इसमें सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर ये सब आते हैं। अगला है ग्रेमिनेसी। इसमें गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि सब आते हैं। द्विबीजपत्री किसे कहते हैं? इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। पहला है क्रूसीफेरी। इसमें मूली, सलजम, सरसों। दूसरा है मालवेसी। इसमें कपास, भिंडी, गुड़हल ये सब आते हैं। तीसरा है ल्यूग्यूमिनेसी। इसमें बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल इस द्विबीजपत्री पौधों में आते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि गेहूँ एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री, तो आप क्या कहेंगे? ये एक बीजपत्री, यहाँ पर गेहूँ है। चावल भी इस तरीके से। इस चित्र की मदद से आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बताया गया है। इसमें एक 1 कोटिलीडन पाया जाता है, इसमें 2। आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये कैसे, ये कैसे। इसमें केवल एक। इसमें जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 3 हो सकते हैं, लेकिन इसमें 4 या 5 हो सकते हैं। इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। अगला है द्विबीजपत्री में कंपोजिट। इसमें प्रमुख पौधे सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहलिया आदि आते हैं। रोटेसी में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल इसमें आते हैं। और कुरविटेसी में तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला ये सब आते हैं। और अगला है सोलिनेसी। इसमें आलू, मिर्च, बैगन, मक्कू, धतूरा, वेलाडोना, टमाटर आदि। रोजेसी में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती ये सब आते हैं। अब हम पादप आकारिकी के बारे में जान लेते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? आकारिकी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? विभिन्न पादप भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल
आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को अकारिकी कहते हैं। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़, दूसरा है अपस्थानिक जड़। जड़ सजीव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। अगला पाठ है स्टेम यानी तना। यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधों का प्रारूप तंत्र बनाता है। प्रारूप तंत्र ये रहा। एक पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, एक पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं आप देखें। ये फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट है, ट्रंक है, ब्रांच है, रूट है। इन सभी को मिलाकर एक ग्राउंड कहा जाता है। इन सभी को जिसमें सम्मिलित होता है इसके ऊपर विभाग को। हमने जड़ दो प्रकार के पढ़े, एक टैप रूट मूसला जड़, एक अपस्थानिक जड़। ये मूसला जड़, एक अपस्थानिक जड़। और यहाँ फूल में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं आप देखें। अभी हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। पत्ती यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज यानी कोरोला, पुमंग, एंड्रोसियम और जयांग जाइनोसियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग व जयांग मादा जननांग है। जो पुमंग है वो नर जननांग है और जो जयांग है वो मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देखें, नर जननांग को पुमंग कहते हैं। ये परागकोश, ये पुतंतु, वे दल। जयांग इसमें अंडप होते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं, एक अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइल और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। आप इस पार्ट में देखें, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और एक अंडाशय। ये नलिकाकार आप देख रहे हैं। ये मादा जना है जिसे जयांग कहते हैं। परागण क्या है, पोलिनेशन क्या है। परागकोश यानी अंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन क्या है, पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेद देती हुई भ्रूण कोश तक पहुँचती है और पराग कणों को वहाँ छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज यानी जाइगोट कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन होता है, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन होता है। आप इस इंपॉर्टेंट लाइन को याद रखें कि आवृतबीजी में ही केवल त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन क्या है, यानी पार्थेनोकार्पी क्या है। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। अधिकतर ये बीज रहित मिलेंगे आपको, तो समझ जाना कि यह अनिषेक फलन है। इसमें बिना निषेचन हुए ये फल विकसित हुआ है। जैसे कि केला, इसमें बीज नहीं होते। पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है, अंडाशय से। अभी हमने पिछले पिक्चर में ये देखा अंडाशय कहाँ पाया जाता है। संपूर्ण फलों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला सरल फल, जिसे कि अमरूद, केला ये सब आते हैं सरल फल के अंतर्गत।
दूसरा है पुंज फल यानी एग्रीगेट फ्रूट, इसमें स्ट्रॉबेरी, रसभरी ये सब आते हैं। और तीसरा है संग्रहित फल यानी कंपोजिट फ्रूट, इसमें कटहल, सहतूत ये सब आते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे कि सेब, कटहल आदि। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। तो कुछ फलों के नाम, जैसे कि सेब, इसके खाने वाला भाग है पुष्पासन। सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। नाशपाती का भी पुष्पासन भाग है। आम मध्य फल भित्ति, अमरूद फल भित्ति या बीजांडासन, अंगूर का फल भित्ति बीजांडासन। अमरूद अंगूर दोनों सेम है, अंगूर अमरूद, इस तरीके से आप याद रख सकते। पपीता, इसका मध्य फल भित्ति। नारियल, इसका भ्रूणपोष। टमाटर का फल भित्ति व बीजांडासन। केले का मध्य एवं अंतः भित्ति खाया जाता है। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू का पुष्पवृंत एवं बीज पत्र खाया जाता है। लीची का एरेल भाग। चना का बीज पत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण। सहतूत का रसीले परिदल पुंज को खाया जाता है। कटहल के परिदल पुंज व बीज के भाग को खाया जाता है। अनानास के परिदल पुंज को और नारंगी के जूसी हेयर के भाग को खाया जाता है। ये लीची याद रख लें आप। ये मैंने चित्र में कुछ ऐसे, आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें। पादप ऊतक, अगला है प्लांट टिश्यू। ये अगला हमारा टॉपिक है, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? तो समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। विभाज्योति ऊतक, विभाज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? पौधे के वर्ची क्षेत्रों यानी ग्रोइंग रीजन्स को विभाज्योतक यानी मेरिस्टेम कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधों के जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन पर्यंत। विभाज्योतिकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। इनकी भित्तियाँ पतली व एक सार यानी होमोजीनस होती हैं। जो द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। ये कुछ इनके लक्षण हैं। अगला है शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टम्स। ये ऊतक जड़ों तथा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण होती है। प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण, विशेषकर लंबाई में। पार्श्व विभाज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टम्स, इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। यहाँ घेरे अर्थात इसमें तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। मोटाई में, घेरे का मतलब मोटाई में वृद्धि होती है। अगला है अंतर्वेशी विभाज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है, जो बीच में अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। यह पत्तियों अथवा परियों के आधार पर पाया जाता है। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। ये प्लांट टिश्यू का डायग्राम है। विभाज्योतक और ये कस्ता ऊतक, इस दो भागों में बटा हुआ। विभाज्योतक 3 भागों में बटा हुआ है।
और अस्थायी ऊतक फिर सरल और जटिल अस्थायी ऊतक में बटा हुआ है। इसके भी कई पार्ट हैं, ये एक पेड़ है जिसके 3 पार्ट हमने जो पढ़ा, शीर्षक विभज्योतक, अंतर्पृष्ठ विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। यह अस्थायी ऊतक और ये पैरेन्काइमल टिश्यू, कोरेन्काइमल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमल टिश्यू, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू क्या है? अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं, यानी अब अपना स्थान ले चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। अस्थायी ऊतक की विशेषताएं क्या हैं? इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये विभज्योतकी ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती। जब ये बन चुके होते तब इनके बाद ये बनता है। इसकी कोशिकाओं की आकृति, माप तथा संरचना निश्चित कोशिका भित्ति ना तो बहुत महीन होती है और ना बहुत ही मोटी। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। कोलिनकाइमा अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं। ये इसका एक अपवाद है। सरल ऊतक क्या है? सिंपल टिश्यू क्या है? यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक को इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी? पैरेन्काइमा पतली सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक होती हैं। कोलिनकाइमा अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है और सेल्यूलोज, हेमिकेलुलोज और पेक्टिन की मोटाई के साथ दीवारें होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा मृत यांत्रिक ऊतक होती हैं, अत्यधिक मोटी और लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ ये पाई जाती है। नोट, इम्पोर्टेंट लाइन, स्क्लेरेन्काइमा तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा तंतु होती हैं वो पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक हैं। अब अगला भाग है जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते तो उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जैसे पहला है इसमें जाइलम, इसे प्रायः कास्ट भी कह देते हैं, यानी ऊड भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक होते हैं। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, जल व खनिज लवणों का संवहन और दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जा सकती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह क्रिया विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। अगला इसका पार्ट है फ्लोएम। यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना। और जाइलम का कार्य जल व खनिज लवणों को संवहन, बस। ये जाइलम, ये फ्लोएम। आप इसमें देखें वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर ले जा रहा है। वन वे, केवल एक ही तरफ जाता है, ऊपर की तरफ दिखो भी जा रहा है। और फ्लोएम जो होता है वो ऊपर नीचे दोनों 2 वे फ्लो करता है। वाटर एंड फ्लूइड को भी लेके जाता है। यहाँ मिनरल्स ही है, यहाँ फूड भी है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में जल, प्रकाश
पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। जैसा कि हम इस चित्र की मदद से देख सकते हैं, सूर्य है, ऑक्सीजन है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये इस तरीके से रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाती हैं और जल बनाती हैं, ऑक्सीजन भी निकलता है इससे। पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण और ऑस्मोसिस द्वारा एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वायुमंडल से विसरण द्वारा होता है। जो पत्ती की कोशिकाओं में होता है वो जल सिरा से परासरण द्वारा होता है, और जबकि CO2 जो है वायुमंडल से विसरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके बारे में हम पिछले स्लाइड यानी जब हम पहला या दूसरा चैप्टर चालू किए थे उसमें हम हरित लवक के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हमने इस वर्णक के बारे में पढ़ा था। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा हस्तांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन की अभिक्रिया है। यानी उपचयन अपचयन दोनों की क्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो होता है वो ग्लूकोज के निर्माण में होता है। इस तरीके से ये अपचयन उपचयन बटे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया यानी डार्क केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या है? यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया संचालित करने में मदद करता है। अगला है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है, और जबकि यहाँ ग्रेना भाग में हुई थी और ये स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा व स्टार्च बनाता है। हमारा अगला जो भाग है वो पादप हार्मोन का है, प्लांट हार्मोन्स। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज
सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी नियंत्रित करता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्विक कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, जिसके द्वारा अनेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। अगला हार्मोन जिबरेलिन। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। 1926 ईस्वी में की। ये मैंने चित्र के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की। प्लांट हार्मोन दो भागों में बैठे होते हैं। एक प्रोमोटर्स, एक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और दूसरा ग्रोथ को इनहिबिटर्स यानी रोकते हैं। तो जो प्रमोट करते हैं इसमें ऑक्सिन है, साइटोकाइनेस और जिबरेलिन्स भी है, और जो इनहिबिटर्स है यानी जो रोकता है वो इसमें एथिलीन और एब्सिसिक एसिड भी सम्मिलित है। इस चित्र की मदद से आप भी समझ सकते हैं। तो जिबरेलिन क्या करता है? यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। यह काष्ठीय पौधों में एधा की सक्रियता को बढ़ाते हैं। एधा कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिबरेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। अगला है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लियाम ने किया। लियाम। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। जीर्णता यानी जल्दी से पौधे अपनी जीर्णतावस्था में न जाए। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है एब्सिसिक एसिड। ये इनहिबिटर्स यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो कि हमने पिछले भी स्लाइड में चित्र की मदद से देखा। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कॉल्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। अगला इसी कैटेगरी में है एथिलीन, जो कि ये भी प्लांट इनहिबिटर्स के रूप में आता है। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। गैसीय रूप हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलगन को प्रेरित करता है। अगला है फ्लोरिजेंस। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। अगला है ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और किया जाता है। पादप रोग क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें पहला कैटेगरी है विषाणु जनित रोग। इसमें क्या होता है कि तंबाकू का मोजेक रोग। इस रोग में क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती और छोटी हो जाती, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोजेक वायरस यानी टीएमवी है। नियंत्रण, रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। इसका नियंत्रण किस तरीके से होता है? रोग से जो प्रभावित पौधे हो चुके होते हैं उनको इकट्ठा करके हमें जला देना चाहिए। इस तरीके से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है पोटैटो मोजेक। यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियों में चितकबरापन तथा वीनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं।
अगला इसी कैटेगरी में बंकेट टॉप ऑफ बनाना। यह रोग बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। जैसे जिस तरीके से एक गुलाब खिलता है उसी तरीके से ये एकत्रित हो जाती है। अगला है रंग परिवर्तन। हरिमहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। बीन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा बीन वेंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरिमहीनता होती है। तो बीन क्लियरिंग और बीन वेंडिंग में क्या अंतर होता है, इस लाइन की मदद से आपको समझाया गया। बीन क्लियरिंग में सिराएं पीली हो जाती हैं और अन्य भाग हरे रहते हैं, जबकि बीन बाइंडिंग में सिराएं हरी रहती है और अन्य भाग किसी और कलर की हो जाती है। ये पोटैटो मोज़ेक और ये बंची टॉप ऑफ बनाना और ये भी डिसीज या पोटैटो, ये 3 मैंने चित्र दिखाए। आप और भी चित्र देख सकते हैं, आपको उसका सर्च करना पड़ेगा तभी आप देख पाएंगे। तो आप कुछ मेहनत आप भी करें। अगर आपको देखना है किस तरीके से किस पौधे को कौन सा वायरस प्रभावित करता है। ये कवक जनित रोग हैं। पहला इसमें है वार्ट रोग। ये आलू में फैलता है, आलू को प्रभावित करता है। और जो कवक है जो वार्ट रोग फैलाता है उसका नाम है सिनकेट्रियम एंडोबायोटिकम। इसके कारण क्या है, ये प्रभाव क्या डालता है? इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू सड़ जाती है। इस रोग का नियंत्रण HgCl2 COSO4 का भूमि पर छिड़काव कर किया जा सकता है। कभी कभी आपके घर में भी आलू सड़ा हुआ आ जाता है तो वहाँ पर वार्ट रोग जैसी स्थितियाँ हो सकती है। अगला है उत्तर भावी अंगमारी रोग। ये भी आलू में पाया जाता है। ये किस कवक के द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिनस। कभी जटिल हो जाता है इनका उच्चारण करना, हिंदी में भी लिखा होता है लेकिन और कठिन हो जाती है जब ये हिंदी में होता है। तो इन्फेस्टेंस है। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती हैं, झुलस, और पौधा सूख जाता है। इसका उपचार कवक नाशियों का छिड़काव है। ये आलू में दिखाई पड़ता है। टिक्का रोग, ये मूंगफली में होता है। इसका जो कवक, इसका नाम है, इस कवक का नाम जो है वो सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस रोग पर नियंत्रण हेतु बॉर्डियक्स मिक्सचर डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। अगला है ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू। ये बाजरा में होता है। इस कवक को फैलाने वाला नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल आते हैं जो बाद में काले रंग के छूड़ में बदल जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को थिराम या एग्रोसान से शोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। टिक्का रोग में भी और इसमें भी हमें डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। जो कवक द्वारा अगला रोग है लाल सड़न रोग। ये गन्ने में फैलता है। इसका कवक जो नाम है यानी कोलेटोट्रिकम फाल्टिकम। इस रोग के कारण उत्पन्न गन्ने के तने व पत्तियों में लाल धारियाँ हो जाती हैं। गन्ने के रस में से शराब जैसी गंध आती है, तब समझ लेना चाहिए कि इसमें लाल सड़न रोग हो चुका है। और इस कवक का नाम जो इस रोग को फैला रहा है उसका नाम क्या है? कोलेटोट्रिकम फाल्केटम। आप अपनी तरफ से उच्चारण करिएगा। अगर मुझसे लग रहा हो कि आप इसको सही समझ पा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से उच्चारण करके इसको समझिए। मकसद है केवल आपको बताना, याद कर लो। किट्टू रोग ये गेहूं में होता है।
पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिकी इस कवक का नाम है। इस रोग में पौधों की पत्तियां तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो दिखने में जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु डा केसी मेहता ने, यानी इनका फुल फॉर्म कुछ और होगा, आप समझिए, डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है किट्टू रोग पर। अगला है ढीला कंड रोग। ये गेहूं में होता है और ये भी गेहूं में होता है। किट्टू और ढीला कंड रोग दोनों गेहूं में होते हैं। इसको फैलाने वाला कौन सा कवक है? आस्ट्रिलागो नूडा ट्रिट्रिकी। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में काले के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए इसमें वीटावैक्स, बेनलेट और कार्बोक्सिन जैसे कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। इरगोट बाजरा में होती है और इसके कवक का नाम क्लेविसिस माइक्रोसेफेला। स्मट भी बाजरा में होती है। टोलियोस्पोरियम झुलसा भी एक रोग है। ये अरहर में पाई जाती है। इसमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इरगोट ये राई में पाई जाती है। इस कवक का नाम क्लेविसिस परपरिया है। तो इस तरीके के रोग इसमें भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कवक जनित रोग जो है वो लगभग जो हम आमतौर पर अपने खेतों में फसल उगाते हैं, ज़्यादातर ऐसी रोग कवक के द्वारा ही पाई जाती होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीवाणु जनित रोग, यानी बैक्टीरियल डिसीज। इसमें है आलू का सैथिल रोग, यानी विल्ट डिसीज ऑफ पोटैटो। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरस नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। इस कौन सा भाग? संवहन तंत्र। दूसरा है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना यानी भूरा रंग हो जाती है। अगला है धान का अंगमारी रोग। यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। अगला जीवाणु जो जनित रोग है उसे साइट्रस कैंकर कहते हैं। इस रोग का कारक जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू, संतरे एवं अंगूर के पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इसी रोग से प्रभावित होते हैं, यानी साइट्रस कैंकर। साइट्रस एक आप समझ सकते हैं कि साइट्रस खट्टा संबंधित चीज़ होता है। साइट्रिक एसिड से आप रिलेट कर सकते हैं कि नींबू, संतरे जैसी फलों, पत्तियों, इसमें ये सड़न ला सकता है, इसको प्रभावित कर सकता है। गेहूं का टुंड्रा रोग। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम टेट्रिकी नामक जीवाणु तथा एंजुइना टेट्रिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल वंट भी गेहूं की एक बीमारी है। कौन सा? करनाल वंट। आप एक बार इनको देखें, याद करने की कोशिश करें। इसमें चौथा जो आता है वो तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। हम पादप रोग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम चौथे पार्ट पर आ चुके हैं। पौधों में तत्वों की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो रोग या लक्षण के बारे में जान लेते पहले, तो किस तत्व की कमी से होता है इसके बारे में जानेंगे। जो पहला रोग है आम एवं बैगन में लिटिल लीफ, ये रोग होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये जिंक अगर कम हो जाए, अगर जिंक तत्व की कमी हो जाए तो लिटिल लीफ जैसी बीमारी फैल जाती है आम एवं बैगन में। नींबू में डाईबैक जैसी बीमारी किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी से। लिटिल लीफ और नींबू में लिटिल लीफ जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है?
वो तांबा की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग जो फैलता है वो मैग्नीज की वजह से होता है। लीची में पत्ती जलना ये पोटेशियम की कमी से होता है। और धान में खैरा रोग जो पड़ता है वो जस्ता की कमी से होता है। अभी हम जानते होंगे क्योंकि हमारे खेतों में धान रोपाई की गई थी, धान बड़ा हुआ, फसल काटे गए। आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं किसी के खेत में ऐसा रोग पाया गया होगा जहाँ पर जिंक की कमी हो गई होगी। अगला है आलू का ब्लैक हार्ट रोग। ये किसके कमी के कारण, यानी भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो ये ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से होता है। और सलजम में वाटर कोर ये मैग्नीज की कमी से होता है। और गाजर में कोटर स्पॉट ये कैल्शियम की कमी से होता है। और मक्का में वाइट बर्ड जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में हॉट यानी हॉट रॉट ये बोरॉन की कमी से होता है। आप देख सकते हैं कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लिटिल लीफ है, डाईबैक है, नींबू में लिटिल लीफ है, ब्राउनिंग है, मार्स रोग है, पत्ती जलना, खैरा रोग। इस तरीके के जो पौधे हैं उनमें किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में हमने जिक्र किया। आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम पूरे लूसेंट सीरीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही उसमें हम जो सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं उसको भी कराने की कोशिश करेंगे। और आपकी प्रैक्टिस MCQ के द्वारा भी होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। वर्तिकाग्र भाग जननांग का किस मतलब मादा जननांग है कि नर जननांग है, किसका भाग है आप ये बताएंगे। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। और अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु भी होते हैं, कुछ लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनके नाम भी आपको कमेंट में बताना है। जीवित जीवाश्म क्या होते हैं? जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण के रूप में जिंकागो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लेरोमोटा बिल्ली और सिलाकेंथ, ये सभी जानवर और पौधे ये सभी पाए जाते हैं जीवित जीवाश्म के रूप में। इनसे पता चलता है कि भी जैव विकास किस तरीके से विकसित हुआ और विकसित हो रहा है। पपीता एक लिंगी पुष्प वाला पादप है। एक लिंगी पुष्प वाला पादप है पपीता। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। और पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं। लूसेंट के जितने भी मैंने सीरीज कंप्लीट किए हैं आप उनको एक बार देखें, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने PDF के रूप में एक एक लाइन को पढ़ाया। ये पहली बार है कि जब मैंने PDF के रूप में आपको पढ़ाया, क्योंकि कम ही होता है कि PDF आपको मिल जाए, क्योंकि बुक ही के ज़रिए या आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आप जब एक बार इस PDF को पढ़ेंगे तो फिर आप 60 नोट्स आप बनाएंगे तो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो आप इसको देखें, अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 2,4-D ये क्या है? यह विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवारनाशी है। प्रथम, जो 1940 में पहली बार बना। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो किसकी वजह से? तो पानी की मात्रा में अगर परिवर्तन होता है तो रंध्र खुलते या बंद होते रहते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार आइकोर्निया
क्रेसिपस यानी जलकुंभी है। जलकुंभी आपने देखा होगा। इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया जाता था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशयों के विनाश का कारण बन गया, अतः इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है आप जान चुके हैं। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है आपको पता चल गया। बंगाल का आतंक किसे कहा गया, तो जलकुंभी है। यानी जलकुंभी को हम बात कर सकते हैं आइकोर्निया क्रेसिपस, इसे अपने भाषा में जलकुंभी कहते हैं। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर्स मुंगेर से प्राप्त होता है। जो कॉर्क क्वेकर्स है वह मुंगेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायसिंथ है। जल हायसिंथ वो लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को लवण मृदबोधभिद कहते हैं। लवण मृदबोधभिद कहते हैं। ओक या वांज के पेड़ के दृढ़ फल को बलूत का फल, किसका फल, बलूत का फल कहा जाता है। इसके पत्तियों में पैनिक अम्ल होता है, जिससे कीड़े मकोड़े इस पेड़ से दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। इनसे पुराने ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ों व नावों का निर्माण किया जाता था। ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेते हैं और भूमिगत पानी में बहुत वृद्धि करते हैं। यह पर्यावरण में संतुलन बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आप ओक के बारे में जान चुके, ये किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित यानी जल को सुरक्षित रख सकता है। ध्रुव जलवायु विज्ञान अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ब्रोच पैटर्न का विश्लेषण है। जो जलवायु विज्ञान जलवायु और सजीव जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है। आप इस स्लाइड के इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आपको एक बार देखना है। इससे सवाल हम तो समझते हैं कि कम ही बनता है, लेकिन आपको एक बार देख लेना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, यह एक नग्नबीजी है। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ये पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। सबसे छोटा यानी आकार में आवृतबीजी पौधा कौन सा है, निम्ना। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा कोकोडीमर प्रजाति लुडोसिया मालडिविका है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा की बात करें तो एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज आर्किड। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, जिसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई, व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी आर्सिथोबियम है। यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्नबीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस का ही है। यह एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का है। सब जीवित जीवा साइकस ही है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में पाए जाते हैं और सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, तो ऑफियोग्लोसम है, जिसे फर्न भी कहते हैं, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में लगभग 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जैमिया पिग्मिया है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया वाइनिका है। सबसे हल्की काष्ठ वाली पौधा ओक्रोमा लेगोपस है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है और टेनिस गेंद जैसा फल केंथ का होता है। जंगल की आग ढाक को कहते हैं। काफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होती है। कुछ और अन्य तथ्य जैसे कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा किकोआ, इसमें थियोब्रोमिन व कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा पोपी यानी पेपावर सोमिनेफेरम,
इसमें मोपीन होती है। नोट, इस सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ मेंडीविले लुइसियाना में स्थित है, जो कि 1500 वर्ष पुराना है। अगला हमारा चैप्टर होगा प्राणी विज्ञान। हमने इस वीडियो में पूरी वनस्पति विज्ञान को एक ही शॉट में ख़त्म करने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश की है कि आप अपने समय को बचत कर पाएँ। इसलिए मैंने इस वीडियो में तेज़ी से सभी PDF को एक एक लाइन करके पढ़ाया है। यहाँ पर डिटेल डिस्कशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लूसेंट एक फैक्ट बुक के रूप में आता है। लूसेंट पढ़ने से पहले, अगर आप लूसेंट नहीं समझ पा रहे, आपको समझना है कि लूसेंट को मैं समझूंगा, तो इसके पहले आपको NCERT पढ़नी होगी। लेकिन लूसेंट एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण किताब माना जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। हम आगे भी इस तरीके के सीरीज़ लाते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।